गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 लेक्चर 5। ठीक है, तो आज हम लोग गॉस थ्योरम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम, ठीक है, फिर उसका प्रूफ। ठीक है, यानी नेक्स्ट टर्न पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे एक साथ। ठीक है, और जब ख़त्म हो जाएगा तब ट्राई करेंगे। अगर ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ ट्राई करते चलो। ठीक है, समझ गए। अलग कॉपी बनाए, सभी बच्चे ध्यान सुने। जिसमें रिवीजन बैच है ना, उसी में करो क्वेश्चन। थोड़ी से 2-4 पेज हो तो थ्योरी के लिए 2-4-5 पेज उसी में क्वेश्चन करते जाओ। और जो क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी के हैं, प्योर, जो आपके कॉपी पे हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल हैं या जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको करो। समझ गए। ठीक, और एक क्वेश्चन उस कॉपी में एक ही बार तो आएगा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ही बार करना। बाई चांस कोई दूसरा बार वही आ जाए, रिपीट हो जाए, तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर डाल के केवल क्या लिख दो, रिपीटेड। ठीक है, देखिए सुने। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था सॉलिड एंगल तक। तो सबसे जरूरी चीज 84 डेज। ठीक है, कितने दिन बचे? 84 डेज। कहां से स्टार्ट किया था? 100 डेज से। 16 दिन कब निकल गया पता चला? ऐसे करते करते सब निकल जाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन बैच चैप्टर 1 लेक्चर 5 सुनिए। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। भूल गए? ठीक, ये कौन सा एंगल था? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल 2 लाइन के द्वारा बनता है, सॉलिड एंगल बहुत सारी लाइन। प्लेन एंगल लाइन के द्वारा सबटेंड होता है और लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। भूल गए? आए नहीं थे क्या कल? संडे को नहीं आए थे तुम? वेरी गुड। और वीडियो भी नहीं देखा? तो प्लेन एंगल लाइन के द्वारा सबटेंड होता है और लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। सॉलिड एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है? एरिया के द्वारा। किसके द्वारा सबटेंड होता है? एरिया। और एरिया के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल। बेटा स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल। जब भी हम कहें बेटा समझो, हमको बुलाया जा रहा है। ठीक है, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल। क्लियर? देखिए, तो ये जो डेल्टा ए एरिया लिया था, ये थोड़ा बड़ा एरिया था। अगर बहुत छोटा एरिया ले, ठीक है, उसी के आगे नोट करना है, स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई small area dA vector when dA vector and R vector are along in the same direction। सबको पता है dA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अगर यहाँ देख लें हम लोग, तो dA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी लेते हैं, ठीक है, जैसे स्फीयर ले लिया हमने और ये डी ए वेक्टर है, इस पॉइंट पे डी ए वेक्टर लेंगे तो टूवर्ड्स राइट,
नहीं समझे? यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे, इस पॉइंट पे डी ए वेक्टर लेंगे तो टूवर्ड्स लेफ्ट, ये स्मॉल एरिया लेंगे तो डाउनवर्ड्स, ये स्मॉल एरिया लेंगे तो अपवर्ड्स। समझिए, जहाँ भी आप स्मॉल यहाँ लेंगे तो ऐसे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे भी आप स्मॉल एरिया लेंगे डी ए वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। यानी आप कह सकते हो अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओ टू पी, ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। ओ ओरिजिन है और पी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। और ओ हम लोग कहाँ पे लेंगे? जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे चार्ज होगा, जहाँ पे चार्ज रखा होगा उसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? ओरिजिन। समझ गए? अभी नहीं समझे? तो अब देखिए जरा, ये कोई स्फेयर का पार्ट है। क्या है ये? स्फेयर का पार्ट। सपोज ये पॉइंट पी हो गया, पी के चारों तरफ स्मॉल एरिया ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका? डी ए वेक्टर। तो पी के अराउंड स्मॉल एरिया ले लिया तो ये क्या हो गया आपका? डी ए वेक्टर। क्या हो गया? डी ए वेक्टर, ठीक है। अब ये पॉइंट ओ है, सपोज ओ से पी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपको लाइन दिख रही है? लाइन नहीं है, सरफेस है, मतलब ये इस तरीके का सरफेस है, ऐसे समझिए, जैसे स्फेयर को साइड से क्या किया गया? काट दिया गया, लाइक दिस। समझ गए? बोर्ड पे आपको हर चीज़ कैसे दिखेगी? 2D में। आपको इमेजिन किस में करना है? 3D में। नहीं समझ आ रहा क्या? ऐसे, समझ गए? तो स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर हो गया। आर वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पॉइंट पी। अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर डी ए वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जहाँ पे डी ओमेगा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा, वहाँ क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अरे इसी को देख के लिखा है, बस डेल्टा एक जगह डी हो गया। लेकिन ये कब लगेगा? जब आर वेक्टर डी ए वेक्टर कहाँ पे होंगे? सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इफ डी ए वेक्टर एंड आर वेक्टर आर नॉट along in the same direction, are not along in the same direction, तब क्या होगा? जरा देखें, डायग्राम में इधर बनाए दे रहे हैं, वैसे यहाँ बन जाएगा वैसे। अब जैसे कोई सरफेस है, अब पॉइंट पी जो है ओरिजिन सेंटर पे ना लेकर के कहीं और ले लिया गया, ऐसे, ये पॉइंट पी हो गया, सॉरी पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी हो गया। तो आर वेक्टर कौन सा होगा आपका? ओ से पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। और डी ए वेक्टर क्या होता है? जो स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये हो गया डी ए वेक्टर। क्या देख रहे हैं हम लोग? आर वेक्टर और डी ए वेक्टर इस बार सेम डायरेक्शन में नहीं है। समझ गए? यहाँ पे क्या था? आर वेक्टर डी ए वेक्टर कैसे थे? सेम डायरेक्शन में, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन में पूरा पूरा डी ए वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में पूरा पूरा डी ए वेक्टर नहीं है। यानी डी ए वेक्टर के क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। क्या करने पड़ेंगे? मैं समझे? तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका? डी ए
कॉस थीटा, और इधर कौन सा आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, डी ए साइन थीटा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था, डी ए वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, डी ए कॉस थीटा। पूरा पूरा डी ए नहीं है, डी ए का कंपोनेंट है। समझ गए? तो जैसे यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग जब हम गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट देखेंगे तो उसमें यूज करेंगे। ठीक है? यूनिट आपको सबको पता है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, STR से लिख देते हैं। ठीक है? तो अगर डी ए वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? नोट करें जल्दी पूरा। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको भी नोट करके नोट कर लेना। तो डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर होगा। हम बार बार रिपीट करें, पूरा चैप्टर दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। पूरी गॉस थ्योरम की बात करें तो एक डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और एक ई वेक्टर। नोट करें। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्या बताया हमने, पूरा गॉस थ्योरम, चाहे वो थ्योरम हो या उसके एप्लीकेशन हो, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और एक ई वेक्टर। समझ गए? डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। कुछ समझ आ रहा है बेटा? और ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस क्यू नॉट। ई वेक्टर के लिए तो आपका व्यंजराज था ना, नहीं समझे? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन अलॉन्ग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पता नहीं पता ये चीज? ठीक, देखिए। और क्वेश्चन ट्राई करते जाओ सभी बच्चे जो घर पे पढ़ रहे हैं वो भी। ये नहीं कि पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन ट्राई करेंगे। समझ गए? और काउंट डाउन जरूर देखा करो दिन में 3 4 5 बार। समझ गए? अब भी नहीं समझे? आज रात में सोना तो किसको काटोगे, 84 को। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई प्लेन सरफेस रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ मान लेते हैं। कैसे रखा हुआ है, ऐसे। समझ गए? और आप जानते हो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन सरफेस है तो पूरे सरफेस की बात एक साथ करेंगे ना, ऐसे है तो ये ए वेक्टर। नहीं समझे? पता नहीं पता ये ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, जो वीडियो नहीं देखो तो कैसे काम चलेगा। जो भी सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। समझ गए? ये सरफेस लेंगे ए वेक्टर, ये लेंगे ए वेक्टर। समझ गए? अगर ऐसे ले रहे हैं अपवर्ड्स, ऐसे लेंगे तो डाउनवर्ड्स। प्लेन सरफेस है ना तो पूरे सरफेस की बात हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कर्व्ड सरफेस में पूरे सरफेस की बात एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग। और वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। हाँ, प्लेन सरफेस है तो पूरे सरफेस की बात एक साथ कर सकते हैं। ठीक है? यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करेंगे। अगर प्लेन सरफेस है तो पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ निकल आएगा, और अगर कर्व सरफेस है तो फिर पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ नहीं निकलेगा। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, स्मॉल एरिया। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, स्मॉल एरिया, फिर इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे सरफेस के लिए आएगा। अगर कर्व सरफेस है तो प्लेन में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, प्लेन में तो पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, एक साथ निकल आएगा। नहीं समझे? तो अगर प्लेन सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, एक साथ।
ठीक है। कर्व सरफेस में एक साथ नहीं निकलेगा। पहले किसके लिए निकालेंगे? स्मॉल एरिया के लिए। किसके लिए? फिर इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे सरफेस के लिए, ठीक है। गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, सब कुछ इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे रखा हुआ है, तो ये डी ए वेक्टर हो गया, नहीं सॉरी ए वेक्टर। पूरे सरफेस की बात एक साथ करें ना, प्लेन सरफेस है। और ये ई वेक्टर है। ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। क्लियर? अरे ई वेक्टर है ना टुवर्ड्स राइट, तो क्या कहेंगे? इफ अ प्लेन सरफेस, साथ में नोट करते चलें, is kept in an electric field, if a plane surface is kept in an electric field, then the scalar product of electric field and area vector of the plane surface is called electric flux passing through that surface. Electric flux passing through that surface. That surface. क्लियर? क्या बताया हमने? अगर कोई प्लेन सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर कोई प्लेन सरफेस कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? तो अगर कोई प्लेन सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो स्केलर प्रोडक्ट, किसका स्केलर प्रोडक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। स्केलर प्रोडक्ट कर दो या डॉट प्रोडक्ट कर दो, एक ही चीज़ होती है। अरे चाहे स्केलर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आ गया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओपन करेंगे तो ई ए कॉस थीटा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस। समझ गए? थीटा किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। यहां तक पहुंचे? तो थीटा किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर और ए वेक्टर। रिवीजन बैच में हम कोई भी आर्टिकल आपका छोड़ेंगे नहीं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो जरूर नहीं पढ़ाएंगे जो सिलेबस का पार्ट नहीं। जैसे हमने आपको एंड ऑन पोजीशन बताया था, ब्रॉड ऑन बताया था कल, ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं बताया आपको जनरल पॉइंट, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो स्विच सिलेबस में वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाकी जब अनुसार लगाओगे तो उस चैप्टर से पिछले 15 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आए हैं, किस किस लैंग्वेज में आए हैं, किस लेवल के आए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। नहीं समझे? कोई डाउट? किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो उस एग्ज़ाम के जो आंसर होता है सबसे अच्छे उसी से होती है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से। समझ गए? क्यों? क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो आपके लिए वो प्रीवियस ईयर है, उस साल के बच्चों के लिए तो नया था। अब भी नहीं समझे? तो जैसे तुम्हारे 2023 का लगाओगे तो तुम्हें लगेगी 2023 में अरे ये क्या आया था, लेकिन जो उन्होंने 2023 में दिया था उनके लिए तो नया था। अभी नहीं आया, समझे? ऐसे 2022 जो उन्होंने लगाया था, 2021 लगाया था। समझ गए? तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है, जो लैंग्वेज होती है, ऑलमोस्ट वही रहती है। समझ गए? अगर आपने 15 ईयर्स के लगा लिए तो आपको पूरा पेपर उसी से आ जाएगा जितना आपको करना है।
जितना आपको उसी से आने का मतलब ये नहीं कि वही आ जाएगा, उससे मिलता जुलता, समझ गए? लैंग्वेज वैल्यू चेंज होंगी, लैंग्वेज चेंज होगा, ठीक है, रहेगा कंटेंट वही रहेगा। हम क्या कहने समझ पा रहे हो? अब अगर आपसे कह रहे हैं इफ अ प्लेन सरफेस is kept perpendicular to the direction of electric field, then कितना एंगल होगा? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, बोलो। परपेंडिकुलर है 0 डिग्री, बस यही तो समझना है, ठीक है। अगर कोई प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? ध्यान से देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर? और ये सरफेस हो गया, तो सरफेस कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है? और थीटा किसका कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ए वेक्टर ये होगा, ए वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा ना। नहीं समझ आया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये आपका ई वेक्टर हो गया। अब जब परपेंडिकुलर रखा होगा तो जो ए वेक्टर होगा वो भी ऐसे हो जाएगा। दोनों कहाँ हो गए? सेम डायरेक्शन। ऐसे रखा हुआ ना ये, अरे सबसे तुम्हारा नहीं समझ आ रहा बेटा? तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसी में होती हैं, क्योंकि जो ए वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है ना, जो भी सरफेस, जैसे ऐसे रखा हुआ है तो ये ए वेक्टर होगा ना। नहीं समझ आया? कुछ समझ आ रहा है? जब वो कहेंगे कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो आपको थीटा 90 नहीं लेना है, 0 लेना है, क्योंकि थीटा सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नहीं है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का। समझ गए? सेकंड से और क्लियर हो जाएगा। इफ a plane surface is kept parallel to the direction of electric field, then अब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब की बात, प्लेन सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे? पैरेलल। प्लेन सरफेस किसको गर्मी लग रही? क्यों? तो क्यों पहन के आते हो? हाफ पहन के आया करो। तो ये प्लेन सरफेस है, ठीक। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर ऐसे। नहीं समझे? अरे तो ए वेक्टर तुम्हारे क्यों नहीं समझ आ रहा है? समझ गए ना? कोई डाउट? समझ आया? तुम्हारा बेटा कुछ समझे? तो जब कहेंगे परपेंडिकुलर तो थीटा 0, और जब कहेंगे पैरेलल तो थीटा 90। हमें थीटा किसके बीच का एंगल चाहिए? ए वेक्टर और ई वेक्टर। मेन चीज़ ये समझना है, याद करने की कोई चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है कि मेन हमें ये समझना है कि जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर और ए वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर यूनिट निकालें हम लोग, यूनिट सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होती ना, एक होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक तो ये यूनिट हो गई, और एक वोल्ट मीटर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इंटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? डायमेंशन फार्मूला, और हम फिर रिपीट कर रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला कोई भी नहीं याद करेंगे, सारे कैलकुलेट करके निकालोगे। याद करके लिखने में गलत हो जाता है, समझ गए?
केवल 3 आपको याद करने, वो हम आगे बता देंगे। आपका एक सेल्फ इंडक्टेंस L, एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C, 3 के याद करने हैं, ठीक है। फाई E का डायमेंशन फार्मूला, न्यूटन mLt - 2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, कूलाम का क्या हो जाएगा AT, यानी क्या आ गया ये mL³ T - 3 A - 1, mL³ T - 3 A - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करें। तो अगर प्लेन सरफेस है तो हम पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल लेंगे? एक साथ। लेकिन कर्व्ड सरफेस है तो पहले किससे निकालेंगे? स्मॉल एरिया से, फिर इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे सरफेस से, ठीक है। तो एक नोट करके जरा लिखें, इरेज करें ये। सुनिए, बिल्कुल शांत रहो। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई ओपन सरफेस ले लिया हमने, ठीक है, और कर्व सरफेस है घुमा हुआ। अब जैसे यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे तो डीए वेक्टर कहाँ हो जाएगा? अपवर्ड्स। यहाँ लेंगे तो टुवर्ड्स राइट, रेड पेन ले लें। यहाँ ले लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, जहाँ भी लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ई वेक्टर है ये हर जगह। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई वेक्टर को। तो अलग अलग पॉइंट पे डीए वेक्टर की डायरेक्शन, और ये जो हम लोग स्मॉल एरिया ले रहे हैं ना, कितना छोटा होता है ये? बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, जस्ट लाइक पॉइंट। यानी हम इसको एक प्लेन सरफेस की तरह डील करेंगे। किसकी तरह डील करेंगे? प्लेन सरफेस। जैसे अर्थ राउंड शेप की होती है, किस शेप की होती है, लेकिन जब हम उसमें छोटा सा ग्राउंड देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? फ्लैट। कैसे दिखता है? फ्लैट। समझ गए? तो ये फ्लैट है ये। तो सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA vector, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA वेक्टर, क्या हो जाएगा? डी फाई ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through entire open surface, कोई भी स्मॉल एरिया ले लो, कोई भी। तो सबसे पहले हम किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे? स्मॉल एरिया के लिए। फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस, तो क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इंटीग्रेट कर दो, ई वेक्टर डॉट डी। सरफेस इंटीग्रल करना है इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? एस, ठीक है। अब नहीं समझे? ये क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस। देखो नीचे से ओपन नहीं है ये, समझ गए? अभी नहीं समझे? यहाँ तक पहुँचे? हाँ, उसी का पॉइंट है। एक पॉइंट अभी और है इसमें।
यहां तक हो गया? सुनिए, अब अगर गिवन सरफेस क्लोज सरफेस हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। अच्छा, इमेजिनरी क्लोज सरफेस क्या कहते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। तो ये जो हम लोग एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करते हैं उसी को कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है इसी को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, जहाँ पे जिस तरीके से सिंपल हो। ये क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। और ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन है ना। अब अगर क्लोज सरफेस हो तो ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है। मान लेते आपने ये शेप ले लिया, इरेगुलर शेप, बस क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज। ठीक है, ध्यान रखना ये कर्व नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये क्लोज कर्व है। ये क्या है? क्लोज कर्व। और ये क्या है? क्लोज सरफेस। 3D, समझ गए? जस्ट लाइक बैलून। क्लोज सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल बैलून है, क्योंकि बैलून अगर जरा सा भी खुला होगा तो फूले नहीं होगा। नहीं समझे? अगर बैलून भरा हुआ है, उसके अंदर हवा भरी है, तुम उसको पिन से थोड़ा सा खोल दो तो क्या फूला रहेगा? समझ गए? तो अगर बैलून फूला हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कैसा हो? क्लोज सरफेस हो, तब तो फूला होगा वो। अरे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इमेजिनरी क्लोज सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब सुनना, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन ये ओपन सरफेस के लिए और ये क्लोज सरफेस। ये जो बीच में राउंड शेप बना दिया जाता है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface। अब ये प्रूव करेंगे, ये इसके इक्वल कैसे हो जाता है, ये इसके इक्वल कैसे हो जाता है, इसको प्रूव करेंगे। सिग्मा क्यू क्या है? टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, इन दैट क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब गॉसियन सरफेस। क्या है ये? गॉस थ्योरम। क्या है? गॉस थ्योरम। लिखे, इसका स्टेटमेंट लिखें। तो सुने, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओपन सरफेस, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। अभी नहीं समझे? लिखिए, यहां तक पहुंचे सब लोग? लिखें, इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface in an electric field, in an electric field
is equal to 1 upon epsilon naught times of 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface. टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ये नोट कर लें। प्रूफ देखेंगे इसका 5 मिनट का, समझ गए? स्टेटमेंट लिखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वो जो अभी हमने लिखाया वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अभी नहीं समझे? प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम 5 मिनट का है। ये नोट कर लें, कर लिया? सुनिए, अब हम क्या देखेंगे? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, देखिए डीए वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, बस 5 मिनट का स्टोर। तो डीए वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक है, डीए वेक्टर। ई वेक्टर के लिए आपके पास क्या है? व्यंद्रास्त्र। ई वेक्टर डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास क्या है? व्यंद्रास्त्र। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं? द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव, द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो ये तो हो गया क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का ले लो। अब ये हमने पॉइंट P ले लिया, इसके अराउंड क्या ले लिया? स्मॉल एरिया। ठीक है, O से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है आपका? R वेक्टर। तो O से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है? R वेक्टर। ये R वेक्टर। ठीक, डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो भी हम स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया डीए वेक्टर। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे डीए वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे ओ क्यों लिया? क्योंकि चार्ज यहाँ पे होगा, जहाँ पे चार्ज होता वहीं पे हम ओ ले लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? तो क्या एज्यूम करेंगे? प्लस क्यू नॉट। क्या एज्यूम करेंगे? बाद में इरेज कर देना। अब अगर यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है तो प्लस क्यू क्या करेगा? उसको रेपल। नहीं समझे? द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव, द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये होगा आपका ई वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस क्यू नॉट बाहरी तो जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू उसको क्या करेगा? रेपल करेगा। और ध्यान रखना, केवल जो क्यू नॉट होता है यही मूव करने के लिए फ्री होता है, बाकी सारे चार्ज क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। क्लियर? ठीक, क्यू नॉट काम खत्म, हटा दो। और ये जो हमने इमेजिनरी क्लोज सरफेस लिया है ओ के चारों तरफ, इसको हम क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस।
क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, passing through small electric flux passing through small area dA vector। क्या आ जाएगा? डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। देखिए क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बस सॉल्व कर लो उसको। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वही रखेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते चले जाएंगे बस। ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। यहां तक पहुंचे। डी ए वेक्टर डायरेक्शन ई वेक्टर डायरेक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ गए? डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या है? जो भी हमने स्मॉल एरिया लिया है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ई वेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस क्यू नॉट। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ गए? देखिए तो बात समझ आई? कितना इनके बीच का एंगल? थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये कैसे आ गया? दिखाते जाओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू रख दी? ई की। आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर है वैक्यूम है तो K1 हो जाता है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट बाहर ले लो। क्या बाहर ले लो? कांस्टेंट। क्यू भी बाहर आ जाएगा। क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। यानी क्या आ गया? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? डी ओमेगा, स्मॉल सॉलिड एंगल। याद आया? तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? डी ओमेगा। स्मॉल सॉलिड एंगल जब डी ए वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना हो। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये डी ए वेक्टर, ये आर वेक्टर। बस 1 मिनट और 2 मिनट मान लो। डी ओमेगा। अच्छा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा। ओमेगा का मतलब टोटल सॉलिड एंगल। टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई entire Gaussian surface। total solid angle subtended by entire Gaussian surface।
और आप जानते हैं टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। कल बताया था स्फीयर का एग्जांपल लेकर के, क्या लेकर के, स्फीयर, किसी भी शेप का हो, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, एंटायर क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस। क्लियर हो गया प्रूवमेंट। वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये कॉपी पेस्ट कर दो। LHS को क्या कर दो, कॉपी पेस्ट। और ध्यान रखना कहीं कहीं स्मॉल एरिया को DS वेक्टर से भी लिखते हैं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप एरिया को A वेक्टर से भी लिख सकते हो और S वेक्टर से भी। आ गया। अब सिग्मा Q की जगह Q लिखा हुआ है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज कंटेंड है, Q। जो कंटेंड है वही तो आएगा। दिस इज गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गॉस थ्योरम या उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ओके, दैट्स ऑल। नोट कर लें। नोट कर लिया बेटा, और साथ ही साथ क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, साथ ही साथ, समझ गए ना।